हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सकुशल होंगे। आज हम व्याकरण का नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था। इसमें आपको शब्द के और उसके भेदों के बारे में पूर्णतया बताया जाएगा। तो सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क, इसमें हमने एक वर्ण और जोड़ दिया तो अब क्या बन गया हमारा? कम बन गया। तो ये एक सार्थक शब्द बन गया, इसका अर्थ निकलेगा अर्थात थोड़ा। और अगर हम इसमें एक और जोड़ दें वर्ण तो कमल बन गया। तो इस प्रकार वर्ण प्लस वर्ण अगर हम जोड़ते जाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा, और जो शब्द है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है। स्वतंत्र इकाई होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है, तो हम कहेंगे शब्द कहेंगे। तो आइएगा अब शब्द के भेद देख लेते हैं। तो सामान्यतः शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का अर्थ निकले सार्थक, और जिन शब्दों का अर्थ न निकले वो हो जाएंगे निरर्थक। ठीक है, जैसे चाय वाय। तो यहाँ चाय का तो अर्थ निकल के आ रहा है, पर वाय का कोई भी अर्थ निकल के नहीं आ रहा है। साथियों, सार्थक शब्दों का ही हमारे यहाँ वर्गीकरण होता है, निरर्थक शब्दों का वर्गीकरण नहीं होता है। तो सार्थक शब्दों के हिसाब से अगर शब्दों का वर्गीकरण करें, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, इनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है हर एग्जाम में शब्द से रिलेटेड। तो वो इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एक होता है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। एक होता है आपका प्रयोग के आधार पर। एक होता है आपका रचना के आधार पर। और एक होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इन दो में से ही आते हैं, ये आपके आगे चलकर आएंगे। तो अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं एकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी, और एक होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये अर्थ के आधार पर होते हैं। प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। रचना के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ से मैंने बताया था ये दोनों ही, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो र से हम याद कर सकते हैं, र से रूढ़, तो एक बनता है रूढ़ और एक बनता है यौगिक और एक बनता है योग रूढ़। तो ये तीन भेद हैं जो रचना के आधार पर बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चार भेद होते थे पहले, अब एक पांचवा भेद और जुड़ गया इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा सबसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है तत्सम शब्द, दूसरे नंबर पे आता है तद्भव शब्द, और तीसरे नंबर पे आता है देशज शब्द, और चौथे नंबर पे, इनको देशी भी कहा जा सकता है, और विदेशज शब्द, और इनको विदेशी भी कह सकते हैं। और पांचवें पे सबसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो संकर शब्द। तो ये दोस्तों ये पूरी लिस्ट है अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इनके आधार पर ही आपका वो शब्द का टॉपिक बनता है। आइए
इनके बारे में, इनकी परिभाषा ये क्या हैं, कौन से शब्द होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पे ले लेते हैं। तो अर्थ के आधार पे पहला क्या था, एक अर्थी शब्द। तो नाम में ही परिभाषा है एक प्लस अर्थ, जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ वाले। ठीक है, जैसे आपने कुर्सी बोल दिया, भाई कुर्सी कुर्सी ही होता है, तो इसमें कोई विशेष अर्थ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक ही शब्द के एक ही शब्द का एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं समानार्थी। समानार्थी शब्द। अब समानार्थी को आप क्या बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द भी इनको कहते हैं। तो जहां जिन शब्दों का समान अर्थ होता है, अर्थ होता है, इनमें शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उनका अर्थ एक जैसा ही होगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर पवन शब्द है, तो पवन को भी हवा बोलेंगे, हवा तो हवा होता ही है। और मारुत को भी आप क्या बोलेंगे, हवा बोलेंगे। वात को भी क्या बोलेंगे, हवा बोलेंगे। और अनिल को भी क्या बोलेंगे, हवा बोलेंगे। समीर को भी क्या बोलेंगे, हवा बोलेंगे। तो आप देखिए सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सबका जो अर्थ है वो क्या निकल रहा है, एक समान ही निकल रहा है। इसलिए ये समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं, आपका विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द क्या होते हैं, जिनका विपरीत अर्थ होता है, विपरीत अर्थ वाले शब्द। ठीक है जी, विपरीत अर्थ वाले शब्द जैसे लाभ, लाभ का विपरीत शब्द क्या हो गया, हानि। पाप क्या हो गया, पुण्य। तो ऐसे जो विपरीत अर्थ बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विलोमार्थी शब्द होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं, तो अनेकार्थी शब्द। ये क्या होते हैं, जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। इसमें शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक निकल जाएंगे। जैसे कि आपका वर्ड है कल, तो कल एक तो दिन को कहते हैं, जैसे आने वाला कल, ठीक है, पिछला दिन, अगला दिन। एक कल चैन को बोलते हैं, जिसमें आराम होता है। मशीन को भी क्या बोला जाता है, कल। और एक कल नदियों का जो जल की ध्वनि होती है, कल कल की ध्वनि, तो उस ध्वनि को भी क्या बोलते हैं, वो कल बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही शब्द था, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल के आते हैं। जैसे पत्र, ठीक है, तो आपको पता है पत्र को चिट्ठी भी बोलते हैं, वही खत बोलते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, पत्ता भी कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कर। तो कर यहाँ आपका टैक्स भी हो गया, और कर को हाथ भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जहां एक ही शब्द हो लेकिन अर्थ वो ज्यादा निकले, तो वहां पर होते हैं अनेकार्थी शब्द। और पांचवें नंबर पे इसमें ये आपके स्टेट में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये आपका। और लगातार आप 2011 से अगर स्टेट के पेपर उठा के देखोगे तो इनमें से आपको वर्ड मिलेगा, वो मैं बताऊंगा कौन से आए हुए हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखो यहां से परिभाषा निकालने की कोशिश कीजिए, समझने की। श्रुति का मतलब होता है सुनने में, सम का मतलब समान, सुनने में जो एक समान से लगे लेकिन भिन्नार्थक, लेकिन उनका अर्थ क्या निकले, भिन्न निकले, अर्थ भिन्न निकले। जो सुनने में एक जैसे लगे पर उनका अर्थ क्या निकले, वो भिन्न निकले, उन्हें क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो 2011 में जो स्टेट में आया था, वो आया था आपका प्रसाद और प्रासाद। ठीक है, ये बस मात्रा का ही फर्क होता है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, प्रसाद और प्रासाद। तो प्रसाद क्या होता है, जो एक खाद्य सामग्री जो अर्पित किया जाता है भगवान को, ठीक है। और प्रासाद होता है महल। तो इसी प्रकार हम अन्न और अन्य भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, अन्न और अन्य। तो अन्न क्या होता है, अनाज को बोलते हैं, और अन्य क्या होता है, दूसरा होता है। और एक आया था स्टेट में जरा, और ये जरा संस्कृत का वर्ड है और ये उर्दू का वर्ड है। यहाँ आपको नुक्ता सा लगता है इसमें, जरा। तो ये जरा होता है बुढ़ापा,
और ये जरा होता है थोड़ा-सा। ठीक है? तो ये बिल्कुल आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिन और दिन कर सकते हैं आप, दिन और दीन, ऐसे। ये दिन हो गया वार और ये दिन गरीब को हम बोलते हैं। तो इनमें ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनमें सुनने में क्या लगता है, एक जैसा सा लगेगा आवाज़ में, उच्चारण में, लेकिन वो अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, वो भिन्न-भिन्न होते हैं। ठीक है? आइए अब चलते हैं दूसरे भेद की तरफ, विकारी और अविकारी। इनको ऐसे करके समझ लेते हैं। तो विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, और अविकारी का मतलब होता है जिनमें बदलाव न हो। विकारी का मतलब परिवर्तन, और अ जहाँ लग जाता है वो निषेध अर्थ में हो जाता है, तो परिवर्तन न होना। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है, वो क्या कहलाते हैं, विकारी कहते हैं। और अगर यहाँ पर रूप नहीं बदलता है तो वो अविकारी कहलाता है। तो इनके जो रूप होते हैं ये आगे चलकर हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं भाई, जैसे राजा शब्द आपने लिखा, तो राजा का हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, रानी बन सकता है। ठीक है? और इसका वचन बदल सकते हैं, राजा राजाओं हो सकता है, कारक चिन्ह इसके आगे जोड़ सकते हैं, राजा ने। ठीक है? लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे परंतु शब्द हमने लिखा, तो परंतु का ना तो बहुवचन बनाया जा सकता है, ना पुल्लिंग से स्त्रीलिंग इसका बनाया जा सकता है, ना इसके आगे कारक चिन्ह जोड़ा जा सकता है, और ना ही इसको भूतकाल और वर्तमान काल में बदला जा सकता है, क्योंकि शब्द है, इसको नहीं बदला जा सकता। मगर शब्द है, यद्यपि शब्द है। तो ये सारे क्या हैं, ये होते हैं आपके अविकारी शब्द। जिन शब्दों में, तो इनके भेद आगे चलकर हम पढ़ेंगे, वैसे ही मैं बता देता हूं। तो यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और चौथे नंबर पे होता है क्रिया। ये संज्ञा के सॉरी, ये विकारी के भेद के अंतर्गत आते हैं। इनमें कोई भी शब्द आ जाएगा तो उनमें बदलाव हो जाएगा। और अविकारी के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। वो होते हैं आपके क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधकव्य, समुच्चय बोधक, और विस्मय बोधक, और निपात। ये होते हैं आगे। तो जब हम विकारी और अविकारी का टॉपिक पढ़ेंगे आगे अगली कक्षाओं में, तो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपका आता है रचना के आधार पर। ये रचना और ये जो आपका उत्पत्ति के आधार पर है, ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनको ध्यान से और गौर से समझने की कोशिश कीजिए। रचना, व्युत्पत्ति और बनावट, ये 3 नाम मिल सकते हैं आपको पेपर में। तो मोस्टली ज़्यादातर रचना ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी व्युत्पत्ति और बनावट तीनों एक साथ याद करके चलिए। तो इनके आधार पे 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आइए इनको एक बार ऐसे तीनों को एक साथ समझ के चलेंगे तो आसानी रहेगी आपको। और यौगिक और योग रूढ़, तो अगर ऐसे हम करके चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए, रूढ़ होता है जिनके टुकड़े करने पर, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, कोई अर्थ न निकले। ठीक है? अगर हम देखो, रूढ़ रूढ़ का ही उदाहरण है। अगर रूढ़ के हम टुकड़े करेंगे रू प्लस में ढ, तो यहाँ पर न तो रू का कोई अर्थ निकल रहा है और न ढ का कोई अर्थ निकल रहा है। तो 2 शब्दों वाले मोस्टली जो वर्ड होते हैं वो सारे ही होंगे। जैसे यहाँ पर थोड़ा शब्द लिख सकते थे आप, थो प्लस अड़ा, हाथी लिख सकते थे, हा प्लस थी, मेज लिख सकते थे, मे प्लस ज, नल लिख सकते थे, न प्लस ल। तो इनका अलग अलग करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जब ये जुड़ेंगे तभी कुछ कोई सार्थक शब्द निकलेगा। तो इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के
योग से बनते हैं, योग से बनते हैं, और जिनके टुकड़े करने पर साधारण अर्थ निकले, साधारण अर्थ निकले। एक सिंपल सा अर्थ, जैसे मान लो आपका आ गया पाठ प्लस में शाला, पाठ प्लस में शाला। अब ये देखिए पाठ और शाला दो शब्दों से बने हैं जुड़कर, तो पाठशाला का कोई विशेष अर्थ निकल के यहाँ पर नहीं आता। सबको पता है पाठशाला वही विद्यालय या स्कूल को बोला जाता है। इसी प्रकार आप रसोई घर भी कर सकते हैं, तो रसोई प्लस में घर हो जाएगा, तो रसोई को ही बोला जाता है। स्नान घर, तो स्नान प्लस में घर। तो कोई विशेष अर्थ इनमें निकल के नहीं आई, कहते ही अपने आप ही पता चल जाता है कि ये इस वस्तु का या इस चीज का नाम है। योग रूढ़ क्या होता है? जो योगी की भांति दो शब्दों से बनते हैं, दो शब्दों से बनते हैं। यहां तक इनमें संबंध होता है क्योंकि ये भी दो शब्दों से बने हैं और ये भी दो शब्दों से बने हैं, लेकिन इनका कोई विशेष अर्थ निकल के सामने आता है। निकले, देखिए अगर शॉर्टकट में इनको हम समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है। जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले रूढ़, जिन शब्दों का साधारण अर्थ निकले यौगिक, और जिन शब्दों का विशेष अर्थ निकले योग रूढ़। जैसे कैसे? पंकज, पंक प्लस में जय, मान लो ये आ गया। अब पंक क्या होता है? कीचड़ होता है, और जय का मतलब है उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन होता है भाई? कमल का फूल होता है। तो ये विशेष अर्थ यहाँ पर आपका निकल के आ गया। जैसे दशानन, 10 प्लस में आनंद। अब 10 मुखों वाला कौन था भाई? वो रावण था। तो रावण आपका विशेष शब्द यहाँ पर निकल के आ गया। जैसे वारिद, तो वारी प्लस में द, वारी होता है जल, और द मतलब देने वाला। जल देने वाला कौन होता है भाई? बादल होता है। तो यहाँ पर आपका विशेष अर्थ कोई ना कोई निकल करके आ रहा है। तो ये है आपके योग रूढ़। ऐसा है, ये बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। तो रूढ़ जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, लगभग दो शब्दों वाले जो है वो रूढ़ होते हैं। यौगिक जो साधारण अर्थ को निकालते हैं, और योग रूढ़ जिनके टुकड़े करने पर कोई विशेष अर्थ निकल के आता है। आइए अब आते हैं हम तीसरे और चौथे और अंतिम में शब्द के रूप की तरफ। तो ये आपके उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। इनको स्रोत के आधार पे भी बोला जाता है। तो ये दोनों ही हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपके पेपर में रहता है वो उत्पत्ति रहता है। तो ये 5 होते हैं। आइए इन पांचों को भी हम एक सारणी के हिसाब से बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला होता है तत्सम, और दूसरे नंबर पे होता है तद्भव, तीसरे नंबर पे होता है देसी, और चौथे नंबर पे है विदेशी, और पांचवें नंबर पे होता है संकर शब्द। तो ये होते हैं, इनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको जरूर से जरूर देखें, ध्यान दें, इनका नोट्स बनाएं अपने। और तत्सम, देखिए तत् मतलब उसी के समान, और सम का अर्थ होता है समान, उसी के समान। यानी कि जो शब्द संस्कृत से निकले हों, संस्कृत से निकले हों, और हिंदी में एज इट इज, ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अश्रु शब्द है, कूप शब्द है, क्षेत्र शब्द है, कर्ण शब्द है, अग्नि शब्द है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो संस्कृत के हैं, और उनको आप हिंदी में एज इट इज लिखा हुआ देखते हैं। आइए तद्भव के बारे में जान लेते हैं कि तद्भव क्या है। इस संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बिगड़ कर हिंदी में प्रयोग होते हैं। थे ये भी संस्कृत के वर्ड, पर इनका जो स्वरूप है ना बोली के कारण वो बिगड़ सा गया है। ठीक है, जैसे अश्रु शब्द ही था, अश्रु से बिगड़ गया जी, अब क्या बन गया? आंसू शब्द बन गया। भाई कूप शब्द होता था तो कुआं शब्द हो गया। भाई अक्षेत्र शब्द था तो खेत कहने लगे इसको। भाई कर्ण से क्या बन गया? कान बन गया।
अग्नि से बिगड़ के क्या बन गया? आग बन गया। तो अक्षीर शब्द से क्या बन गया? खीर बन गया। ठीक है, हस्त से बिगड़ के क्या बन गया? हाथ बन गया। तो ऐसे ये थे संस्कृत के शब्द, लेकिन इनका स्वरूप बिगड़ गया। तो ये जो आंसू, कुआं, खेत, खीर, हाथ, ये क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। और अगर ये शब्द पूछा जाए कि अश्रु कौन सा शब्द है, तो ये संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम आ जाएगा। और आ जाए पेपर में कि आंसू कौन सा शब्द है, तो वो हो जाएगा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। आइए देशी शब्द के बारे में देख लेते हैं। तो देशी जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द, क्षेत्रीय या जो ग्रामीण भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द थे और वो हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, जैसे पैसा, लोटा, खाट, पगड़ी, थप्पड़, ये ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण भाषाओं के, आंचलिक भाषाओं के जो शब्द थे, और वो उनको लेखक या कवि अपनी रचनाओं में लिखने लगे और फिर हिंदी में इनको स्वीकार कर लिया गया और ये देशज शब्द कहलाए। विदेशज होते हैं जो दूसरी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। इसमें उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, चीनी आदि बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं जो यहाँ इनमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप अंग्रेजी का डॉक्टर शब्द पढ़ते हैं जी, डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर कौन सी भाषा का? अंग्रेजी का। स्कूल अंग्रेजी भाषा का है। चाकू, चाय, कमीज, आदमी, ये सब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, तो ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको विदेशी शब्द कहा जाता है। तो आइए अब लास्ट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, संकर शब्द किन्हें कहते हैं? दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो भिन्न भाषाओं, जैसे इसमें रेल प्लस गाड़ी, अब देखिए यहाँ रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो ये कहता है कि दो इस प्रकार भिन्न भाषाओं से मिलकर जो एक वर्ड बनता है, वो कौन सा शब्द कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, खून पसीना, खून प्लस में पसीना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो खून फारसी का शब्द है, जबकि पसीना शब्द हिंदी का शब्द है। जेल खाना आप कर सकते हैं, तो जेल प्लस में खाना, तो जेल इंग्लिश का शब्द है और खाना वो फारसी का शब्द है। ठीक है, नगीना साज कर सकते हैं, और इसी प्रकार वर्षगांठ भी आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ष जो है वो संस्कृत का शब्द है और गांठ जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है। तो ये संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये था आपका शब्द का टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये 100% आपके लिए वो जीवन दायिनी और मोक्ष की तरह और बिल्कुल अच्छे से आपको वो काम में आएगा और आपके नंबर कटने नहीं देगा। चलिए, धन्यवाद आपका सुनने के लिए और देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।